नमस्कार। प्रोफेसर SV SS नारायण राजू यूट्यूब चैनल में आपका मैं स्वागत करता हूँ। हिंदी साहित्य के उत्तर मध्यकाल या रीतिकाल के सर्वश्रेष्ठ या प्रतिनिधि कवि जो माना जाता है बिहारी, आज इस बिहारी से संबंधित विभिन्न आलोचनात्मक प्रश्नों पर हम जो चर्चा की, जो इस श्रृंखला में आज और एक विषय पर मैं चर्चा करना चाहता हूँ। हम सब जानते हैं जो मुक्तक काव्य परंपरा, क्योंकि हम सब जानते हैं कि प्रबंध काव्य, मुक्तक काव्य जो संपूर्ण कथा कहने की जो विधान या माध्यम है, प्रबंध काव्य कहते हैं। लेकिन मुक्तक काव्य में ऐसे एक एक पद अपने आप में स्वतः स्पष्ट एवं पूर्ण अर्थ को बिल्कुल बताने में या व्यक्त करने में सक्षम पद भी कह सकते हैं। तो इस मुक्तक काव्य परंपरा भारतीय काव्य परंपरा में कहाँ से आरंभ हुआ है, और इस स्थिति में खासकर हम हिंदी साहित्य को ध्यान में रखकर हम इसके साथ साथ हिंदी मुक्तक काव्य परंपरा में बिहारी का स्थान क्या है और बिहारी की विशेषता क्या है, इस पर इनसे संबंधित कुछ मुख्य बिंदुओं को चर्चा करते हुए इस मुक्तक काव्य परंपरा में बिहारी का स्थान क्या है देखेंगे। प्रश्न आलोचनात्मक प्रश्न है, मुक्तक काव्य परंपरा में बिहारी का स्थान स्पष्ट कीजिए या प्रकाश डालिए, ऐसे कुछ भी प्रश्न पूछ सकता है। लेकिन मुक्तक काव्य परंपरा और इसमें बिहारी का स्थान क्या है, हम आगे कुछ मुख्य बिंदुओं के द्वारा हम आगे जानने के लिए तैयार हैं, और जानने के लिए मैं आपको बताना भी मैं चाहता हूँ। मुक्तक काव्य का श्री गणेश ऋग्वेद से ही हुआ है। देखिए हमारी परंपरा है, ऋग्वेद में विभिन्न देवी देवताओं से संबंधित स्वतंत्र सूक्तियां मिलती हैं जो मुक्तक काव्य के आरंभिक स्वरूप को प्रस्तुत करते हैं। ऋग्वेद की यही मुक्तक परंपरा संस्कृत एवं प्राकृत के अंतर्गत दिखाई देती है। मुक्तक काव्य वह है जो पूर्वापर निरपेक्ष एवं स्वतः पर्यवसित पद्य तक सीमित है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के अनुसार मुक्तक में प्रबंध के समान रस की धारा नहीं रहती, जिसमें कथा प्रसंग में अपने को भूला हुआ पाठक मग्न हो जाता है। इसमें तो रस के ऐसे छींटे पड़ते हैं जिससे हृदय कलिका थोड़ी देर के लिए खिल उठती है। यदि प्रबंध काव्य एक विस्तृत वनस्थली है तो मुक्तक काव्य एक चुना हुआ गुलदस्ता है। उसी से यह सभा समाजों के लिए अधिक उपयुक्त होता है। उसमें उत्तरोत्तर अनेक दृश्यों द्वारा संगठित पूर्ण जीवन या उसके किसी एक पूर्ण अंग का प्रदर्शन नहीं होता, बल्कि कोई एक रमणीय खंड दृश्य इस प्रकार सामने ला दिया जाता है कि पाठक या श्रोता कुछ क्षणों के लिए मंत्रमुग्ध सा हो जाता है। देखिए बढ़िया, इसके लिए हम अनेक उदाहरण ले सकते हैं, जैसे प्रेम प्रिय और प्रिया की बातें करते हैं, बहुत अलग अलग ऐसे पदों को हम उदाहरण दे सकते हैं। इस तरह मुक्तक काव्य में समग्र जीवन या जीवन के किसी पूर्ण अंग का प्रदर्शन तो नहीं होता, किंतु संपूर्ण जीवन या जीवन के सामान्य क्रिया व्यापारों के मेल में आने वाले किसी खंड चित्र को लेकर ही बंधन किया जाता है। उन चित्रों में सरसता एवं मार्मिकता अधिक होती हैं और वे मानव मनोवृत्तियों को चमत्कृत करने में अधिक सफल होते हैं। भारतीय मुक्तक काव्य की जो श्रृंगार संबंधी रचनाओं के अंतर्गत सर्वप्रथम स्थान हाल रचित गाथा सप्तशती का है। इसकी रचना ईसा की द्वितीय शती के आसपास हुई थी। इसके बाद में अमृत शतक आता है। इस शतक ने भी श्रृंगार मुक्तक संबंधी काव्य धारा को अग्रसर करने में पर्याप्त योगदान दिया है।
इसके पश्चात गोवर्धन कृत आर्य सप्तशती आती है, जिसका हिंदी के श्रृंगार संबंधी मुक्तक रचनाओं पर सबसे अधिक प्रभाव पड़ा है। श्रृंगार एवं प्रेम संबंधी मुक्तक धारा आगे बढ़ाने में संस्कृत के श्रृंगार तिलक, गटकरपरी, भर्तृहरि कृत श्रृंगार शतक, बिल्हन कृत शौर पंचशिका आदि ने भी पर्याप्त सहायता दी है। इसके उपरांत जयदेव कृत गीत गोविंद ने भी श्रृंगार संबंधी मुक्तक काव्य धारा को प्रवाहित करने का सराहनीय कार्य किया है। मैथिल कोकिल विद्यापति के पदों से ही सर्वप्रथम हिंदी के श्रृंगार मुक्तक की स्वच्छंद काव्य धारा के दर्शन होते हैं, क्योंकि विद्यापति ने राधा कृष्ण की श्रृंगारिक चेष्टाओं का जो मर्मस्पर्शी वर्णन किया है, उसमें हिंदी की रीतकालीन श्रृंगारिक परंपरा के तत्व विद्यमान है। और अब विद्यापति जो हम मैथिल, क्योंकि मैथिली को अब धारा संविधान के अंतर्गत अलग भाषा का जो दर्जा दिया गया है, अब हिंदी में इसको ले या ना ले, इस पर मैं अनावश्यक टीका टिप्पणी करना नहीं चाहता हूँ, लेकिन अब इस पर विचार तो जरूर करना ही है। देखिए, विद्यापति की भांति सूर ने भी राधा और कृष्ण की श्रृंगारिक चेष्टाओं, हाव भावों आदि का लौकिक नायक नायिकाओं की भांति ही वर्णन किया है। इसी तरह अन्य कृष्ण भक्त कवियों ने भी श्रृंगार का वर्णन किया है। भक्ति काल के उपरांत रीत काल के आते ही श्रृंगार मुक्तकों का प्राधान्य हो गया। इस युग के रीतिबद्ध एवं रीत्यानुसारी कवि काव्यांगों के लक्षणों और उदाहरणों सहित अपने अपने श्रृंगार संबंधी मुक्तकों की रचना करने लगे, जिनमें नायिका भेद, संयोग एवं वियोग वर्णन, ऋतु वर्णन, रति स्थायी भाव के साथ साथ श्रृंगार के आलंबन एवं उद्दीपन, विभाव, अनुभाव, संचारी भाव आदि का निरूपण बड़े अनूठे ढंग से किए जाने लगा। इन रीत्यानुसारी श्रृंगार मुक्तक लिखने वालों में सर्वप्रथम बिहारी आते हैं। रीतिकालीन श्रृंगार रस के मुक्तक ग्रंथों में बिहारी सतसई सबसे अधिक लोकप्रिय एवं प्रसिद्ध है। इन 700 दोहों के आधार पर जितनी ख्याति बिहारी को प्राप्त हुई है, उतनी अन्य किसी कवि को प्राप्त नहीं हुई। बिहारी सतसई की हिंदी, संस्कृत, फारसी, गुजराती, उर्दू आदि अनेक भाषाओं में टीकाएं लिखी गई हैं। आज लगभग 50 से अधिक टीकाएं हिंदी के केवल इसी ग्रंथ पर मिलती हैं। इससे पता चलता है कि बिहारी सतसई की विशिष्टता क्या है। बिहारी के अतिरिक्त श्रृंगार मुक्तकों की परंपरा में वेणी, देव, मतिराम, कुलपति मिश्र, सुखदेव मिश्र, रसनिधि, नृपशंभु, नेवाज, श्रीपति, कृष्ण कवि, रसलील, वेणी प्रवीण, पद्माकर, ग्वाल कवि, राम सहाय दास, पजनेश, द्विजदेव आदि कितने ही कवि आते हैं, परंतु श्रृंगार रस के निरूपण में जो सफलता बिहारी को मिली है, वह अन्य किसी भी कवि को प्राप्त नहीं हुई। इससे पता चलता है कि बिहारी और बिहारी की सतसई की विशेषता और उनकी रीतिकालीन संपूर्ण रीतिकाल के एक प्रतिनिधि कवि के रूप में बिहारी को क्यों हम आगे रखते हैं, इससे ये विदित होता है। और आगे तुलसी के रामचरितमानस के उपरांत बिहारी सतसई ही ऐसी जो रचना है जिसने अपनी रसात्मकता, कलात्मकता, लाक्षणिकता, वचन विदग्धता आदि के कारण हिंदी प्रेमियों का हृदय सबसे अधिक अपनी ओर आकृष्ट किया है। बिहारी ने बड़ी निपुणता के साथ बाह्य एवं आभ्यंतर प्रकृति का निरूपण करते हुए नायिका भेद, नक्षिक वर्णन, हाव भाव आदि श्रृंगार के विविध विषयों का मर्मस्पर्शी वर्णन किया है। डॉक्टर नगेंद्र का कहना बिल्कुल अक्षरशः सत्य है कि 100% सत्य है कि बिहारी में सौंदर्य के सूक्ष्म तत्वों को ग्रहण कर शब्दबद्ध करने की जैसी अपूर्व क्षमता है, वैसी देव अथवा रीति युग के किसी भी कवि में नहीं है।
यही कारण है कि बिहारी हिंदी की श्रृंगार संबंधी मुक्तक काव्य धारा के प्रतिनिधि कवि हैं। वे रीति श्रृंगार संबंधी काव्य के युग प्रवर्तक हैं, रीत्यानुसारी काव्य लिखने वाले कवियों के पथ प्रदर्शक हैं और श्रृंगार के अधिष्ठाता कवि हैं। इस प्रकार बिहारी की विशेषता, खासकर भारतीय मुक्तक परंपरा, और इस परंपरा में बिहारी का स्थान से संबंधित जो जानकारी आपको मिली है। और इस वीडियो देखने या सुनने के बाद आप जरूर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।